यस बेटा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स में दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट, दैट मीन्स ट्रेडिंग कंसर्न का फाइनल अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग पी एंड एल बैलेंस शीट मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का फाइनल। फॉर्मेट बहुत अच्छे से अंडरस्टूड है, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक है, एडजस्टमेंट पर हम आ रहे हैं। एक ओवरऑल रिकैप रिव्यू एडजस्टमेंट्स का। इनमें भी फर्स्ट 8 एडजस्टमेंट्स बहुत अच्छे से अंडरस्टूड है। क्लोजिंग स्टॉक, ट्रेडिंग क्रेडिट में, बैलेंस शीट एसेट साइड में। क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन का प्रिंसिपल है LCM, लोअर देन कॉस्ट एंड मार्केट वैल्यू। स्टॉक ऑलवेज वैल्यूड ऑन दैट प्राइस विच एवर इज लेस देन कॉस्ट एंड मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू का सिनोनिम है NRV, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। नेट रियलाइजेबल वैल्यू मीन्स मार्केट वैल्यू, दोनों में से जो कम हो उसको स्टॉक कंसिडर कर लेते हैं। फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस रिलेटेड एक्सपेंस में ऐड होगा, बैलेंस शीट लाइबिलिटी में आएगा। प्रीपेड एक्सपेंस रिलेटेड एक्सपेंस से माइनस होगा, बैलेंस शीट एसेट साइड में आएगा। प्रीपेड का ही एक सिनोनिम है अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस। ये दो वर्ड आउटस्टैंडिंग प्रीपेड सिर्फ एक्सपेंस के साथ यूज होते हैं, इनकम के साथ कभी नहीं। फिर इन्हीं दो नेचर की इनकम में अक्रूड इनकम, अक्रूड इनकम, रिसीवेबल। ठीक है, दोनों का मीनिंग सेम है, अक्रूड बोलते हैं इसको। रिलेटेड इनकम में ऐड P&L क्रेडिट साइड में और बैलेंस शीट एसेट साइड। अनअक्रूड इनकम, अनअक्रूड का सिनोनिम है अनअर्न्ड, डिडक्ट फ्रॉम रिलेटेड इनकम शोन इन लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है। डेप्रीसिएशन P&L डेबिट में आएगा, रिलेटेड एसेट से माइनस होगा। फाइनल अकाउंट और NPO दोनों चैप्टर के डेप्रीशिएशन में ध्यान रखना, आपको ट्रायल बैलेंस में जो एसेट्स की वैल्यू दी है उस पर डेप्रीशिएशन चार्ज करना है फुल ईयर का। एडजस्टमेंट में कोई न्यू एसेट्स परचेस की है मिड ऑफ द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर, तो परचेसिंग डेट से ईयर एंडिंग डेट तक का जितने मंथ यूज में आया उतने मंथ्स का डेप्रीशिएशन लगेगा, जब रेट के साथ पर एनम वर्ड है। अगर डेप्रीशिएशन रेट के साथ पर एनम वर्ड नहीं है, साल के बीच में कभी भी एसेट्स खरीदे, यहां पर भी पूरे ईयर का डेप्रीशिएशन लगता है। ये डेप्रीशिएशन का एक एडजस्टमेंट ध्यान रखना। P&L डेबिट में आएगा, रिलेटेड एसेट से माइनस होगा। यदि डेप्रीसिएशन ट्रायल बैलेंस में दिया है और इससे पहले के 6 एडजस्टमेंट डायरेक्ट ट्रायल बैलेंस में दिए हैं, लाइक आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अक्रूड, अनअक्रूड, तो ये अगर ट्रायल बैलेंस में दिए हैं 4, तो इनका डायरेक्ट इफेक्ट बैलेंस शीट पर आता है। यदि डेप्रीसिएशन ट्रायल बैलेंस में दिया है तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में आएगा। यदि क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में दिया है तो डेफिनेटली वहां कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जरूर होगा। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस में दिया है तो वो भी बैलेंस शीट एसेट्स में आएगा, फिर ट्रेडिंग क्रेडिट में नहीं आता है, ये भी आप ध्यान रखना। अब इसके बाद आता है अगला एडजस्टमेंट, गुड्स गिवन अवे चैरिटी, गुड्स गिवन अवे सैंपल, गुड्स लॉस ड्यू टू एनी रीजन, गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज। चारों केसेस में जो गुड्स गए हैं, पहला इफेक्ट चारों का डिडक्ट फ्रॉम परचेसेस। चैरिटी में दिया, सैंपल में दिया, लॉस बाय फायर या विड्रॉ बाय प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज है। चारों का पहला इफेक्ट परचेस से लेस। सेकंड इफेक्ट, चैरिटी को, सैंपल को, लॉस बाय फायर को P&L डेबिट में लिखेंगे, सेकंड इफेक्ट है ये। बट अगर विड्रॉ बाय प्रोप्राइटर है तो P&L डेबिट में नहीं, ड्राइंग से लेस होगा। ठीक। गुड्स परचेज बट नॉट रिकॉर्डेड इन परचेज बुक, परचेस में ऐड, क्रेडिटर में ऐड। ओके। परचेज ऑफ फर्नीचर रिकॉर्डेड इन परचेज बुक और परचेज ऑफ फर्नीचर डेबिटेड इन परचेज अकाउंट, तो डिडक्ट फ्रॉम परचेज एडेड टू फर्नीचर। ठीक। गुड्स कॉस्टिंग 1000 सेंड टू कस्टमर ऑन अप्रूवल बेसिस फॉर ₹1200 विच वॉज रिकॉर्डेड एज एक्चुअल सेल। 1000 रुपीज कॉस्ट का गुड्स 1200 रुपीज में कस्टमर को सेल और रिटर्न बेसिस सेंड किया, इसको एक्चुअल सेल रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है, अब लॉजिक और मीनिंग सब अंडरस्टूड है, अपन सीधे फैक्ट पर फोकस कर रहे हैं। जो 1200 सेल प्राइस है, उस सेल प्राइस को सेल और डेटर दोनों से माइनस कर देंगे। सेल प्राइस विल बी डिडक्ट फ्रॉम बोथ सेल्स एंड डेटर। किस नाम से? सेल और रिटर्न के नाम से या अप्रूवल के नाम से। ठीक है,
ट्रेडिंग क्रेडिट में सेल से भी लेस, बैलेंस शीट एसेट्स में डेटर से भी लेस। अब कॉस्ट प्राइस को क्लोजिंग स्टॉक में ऐड कर देंगे। क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग क्रेडिट में भी और बैलेंस शीट एसेट साइड में भी। किस नाम से? स्टॉक विद कस्टमर के नाम से। चार इफेक्ट होते हैं। सेल प्राइस को सेल और डेटर से लेस करेंगे, कॉस्ट प्राइस को क्लोजिंग स्टॉक में ऐड करेंगे। एक्सेप्शनली 100 में से कोई एक क्वेश्चन बनाए कि कॉस्ट प्राइस सेल प्राइस से कम है, ये तो नो कॉमन है, और सेल प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम है, तो सेल प्राइस के चारों इफेक्ट हो जाएंगे। यहां अगेन क्लोजिंग स्टॉक में एलसीएम प्रिंसिपल एप्लीकेबल है। ओके, नेक्स्ट, बी आर डिसऑनर। बी आर डिसऑनर अगर एडजस्टमेंट में लिखा है, चेक डिसऑनर अगर एडजस्टमेंट में लिखा है, तो अंडरस्टूड इसकी एंट्री अभी तक पास नहीं हुई है। बी आर डिसऑनर के डबल इफेक्ट, बी आर से लेस डेटर में ऐड, चेक डिसऑनर बैंक से लेस डेटर में ऐड, एक एडजस्टमेंट discounted BR not matured until the year ending date। एक BR जो पास्ट में डिस्काउंटिंग कराया था अभी तक इस फाइनल अकाउंट बनाने वाली डेट तक मैच्योर नहीं हुआ, मतलब नेक्स्ट ईयर मैच्योर होगा। दिस इज कंटीजेंट लायबिलिटी। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट तीनों में कहीं कोई इफेक्ट नहीं होगा। लायबिलिटी साइड में लास्ट में एक फुटनोट लगेगा, कंटीजेंट लायबिलिटी डिस्काउंटेड BR, अमाउंट इनर कॉलम में लिखकर डबल अंडरलाइन। अमाउंट लायबिलिटी में बाहर नहीं आ रहा है, अंदर आ रहा है। दिस इज कॉन्टीजेंट लायबिलिटी। ओके, फिर चेक डिसऑनर बैंक से लेस डेटर में ऐड, ठीक। सम अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम एनी पर्सन विच इंक्लूड्स इन डेटर, सम अमाउंट पेबल टू दैट पर्सन विच इंक्लूड इन क्रेडिटर। 2000 rupees receivable from Ram include in debtor, rupees 1800 due to Ram which include in creditors। कितना लेना है? 2000। कितना देना है? 1800। विच एवर इज लेस विल बी डिडक्ट फ्रॉम बोथ डेटर एंड क्रेडिटर। मेरे इस एग्जांपल में 2000 लेना है, 1800 देना है। 2000 1800 विच एवर इज लेस, 1800 डेटर से भी लेस, क्रेडिटर से भी लेस। किस नाम से? कॉमन डेप, ठीक बेटा। देन गुड्स कॉस्टिंग 25,000 destroyed by fire, इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड क्लेम रुपीज 18,000 ओनली। 25,000 रुपए कॉस्ट का गुड्स फायर से डिस्ट्रॉय हुआ, इंश्योरेंस कंपनी ने 18,000 का क्लेम एक्सेप्ट किया, राइट। 25,000 पहले परचेज से लेस कर दो, लॉस बाय फायर के नाम से। 18,000 का क्लेम एक्सेप्ट हुआ है, पेड नहीं हुआ है, इसलिए इंश्योरेंस कंपनी के नाम से एसेट्स में लिख दो। बैलेंस शीट एसेट्स में इंश्योरेंस कंपनी के नाम से, बैंक में ऐड नहीं करना है। और रिमेनिंग डिफरेंस 7,000, 25 माइनस 18 7,000 लॉस हो गया, लॉस बाय फायर के नाम से P&L डेबिट में। पूरी डिस्ट्रॉयड वैल्यू परचेस से लेस होगी, एक्सेप्टेड क्लेम बैलेंस शीट एसेट्स में आएगा, इन दोनों का डिफरेंस P&L डेबिट में आएगा। अगर क्वेश्चन लिख दे क्लेम सेटल्ड विथ इंश्योरेंस कंपनी, क्लेम रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, तो फिर बजाय इंश्योरेंस कंपनी के नाम से लिखने के बैंक में ऐड कर देंगे। ओके बेटा। proportionate part of car use in personally, क्वेश्चन proportion लिख कर देगा, 1/3 of car use in personally। अब क्वेश्चन के ट्रायल बैलेंस में कार के जितने एक्सपेंस दिए, कार से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंस हो, कार एक्सपेंस हो, रिपेयर ऑफ कार हो, कार ड्राइवर सैलरी हो, और डेप्रीसिएशन ऑन कार हो, इन सब का 1/3 प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट से माइनस करेंगे, और ये जो 1/3 P&L डेबिट से माइनस किया और ड्राइंग में ऐड हो जाएगा। दैट मीन्स 2/3 P&L डेबिट में आएगा और 1/3 ड्राइंग में ऐड होगा। ड्राइंग में किस नाम से ऐड करेंगे? कार एक्सपेंस, कार रिपेयर, कार ड्राइवर सैलरी, डेप्रीशिएशन ऑन कार। ऊपर 1/3 किस नाम से लेस करेंगे? ड्राइंग के नाम से, ठीक। अब ट्रायल बैलेंस में एडवर्टीजमेंट दिया है, सपोज एडवर्टीजमेंट दिया 1,20,000, फिर नीचे लिख रहा है 1/10 ऑफ एडवर्टीजमेंट इज टू बी रिटन ऑफ इन दिस ईयर। इसका मतलब इस एडवर्टीजमेंट का सिर्फ 1/3 राइट ऑफ करना है, सॉरी 1/10 राइट ऑफ करना है। तो 12, मेरे एग्जांपल में 1,20,000 का 1/10 होता है 12,000, ये P&L डेबिट में आएगा, और 120 माइनस 12 1,08,000 बैलेंस शीट एसेट्स में जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट पेटेंट के साथ भी हो सकता है। अब सपोज ट्रायल बैलेंस में पेटेंट की वैल्यू दी है 75,000 और वहीं लिख दिया ब्रैकेट में 5 इयर्स। अंडरस्टूड करिए, ये पेटेंट 75,000 का 5 इयर्स के लिए,
तो 75,000 डिवाइडेड बाय 5, 15,000 पी एंड एल डेबिट में आएगा और रिमेनिंग 60,000 बैलेंस शीट एसेट्स में आएगा। ओके, मोटे मोटे ये एडजस्टमेंट जो हमारे पूरी अकाउंटेंसी में यूज हुए हैं ये हमने कवर की। ठीक, अब कुछ एडजस्टमेंट जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं जो हमने स्कैनर के क्वेश्चन से देखे थे। एक स्टॉक हाइपोथिकेशन वाला पॉइंट है, ओडी इज अगेंस्ट हाइपोथिकेशन ऑफ स्टॉक, बैंक allowed OD after deducting 20% as margin money. Trader withdraw 80% of his drawing power. अब क्वेश्चन ने ओडी की अमाउंट दी है, ट्रायल बैलेंस में स्टॉक मिसिंग है, इस एडजस्टमेंट से क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करना है। कैलकुलेशन रिकॉल करिएगा, एक छोटा सा वर्किंग नोट देना है। लेट बी वैल्यू ऑफ स्टॉक इज 100। मान लो कि स्टॉक की वैल्यू 100 है जो हमने बैंक में सिक्योर किया है, उसमें से बैंक ने 20% मार्जिन मनी डिडक्ट किया, 100 माइनस 20, 80 ओडी आ गया। लेकिन वो क्या अगला पॉइंट लिख रहा है, ट्रेडर विड्रॉ 80% ऑफ हिज ड्रॉइंग पावर, मतलब इस 80 का 80% ट्रेडर ने ओडी ले रखा है, तो 80% ऑफ 80 64 प्रेजेंट ओडी। अब एक ग्रोसरी लगा दो, 64 इज प्रेजेंट ओडी, देन वैल्यू ऑफ स्टॉक वाज 100। और जितना भी ओडी क्वेश्चन ने दिया, सपोज 1,60,000 दिया है, 1,60,000 इज ओडी, देन वैल्यू ऑफ स्टॉक इज 1,60,000 इंटू 100 अपॉन 64, ये स्टॉक की वैल्यू आ गई। तो इस तरह से एक एडजस्टमेंट बनता है। क्लियर बेटा? चलो, और क्या बनता है मैं थोड़ा रिकॉल कर लूं। एक ऐसा भी क्वेश्चन स्कैनर में हमने 2-3 बार पढ़ा। बिफोर 2 इयर्स एक मशीन परचेस की थी और उस मशीन को उस ईयर पी एंड एल डेबिट में लिख दिया था। ठीक है ना, 1 लाख रुपीस कॉस्ट की एक मशीन 2 साल पहले परचेस की थी और उस साल उसको परचेस के नाम से डेबिट कर दिया या परचेस अकाउंट में इंक्लूड कर दिया, मतलब बिफोर 2 इयर्स वो ट्रेडिंग में डेबिट हो गई। उस मशीन पर 20% स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रीशिएट करना है। अब आपने 2 साल पहले 1 लाख की एक मशीन खरीदी थी, उसको उस समय परचेस में डेबिट कर दिया, वो रॉन्ग था। लाइक परचेस में डेबिट होने से परचेस बढ़ गया, परचेस बढ़ने से जीपी कम हो गया, जीपी कम हो गया तो एनपी कम हो गया, और एनपी कम हुआ तो कैपिटल कम, राइट? वही कैपिटल आज आपकी ट्रायल बैलेंस में दी हुई है। ठीक, अब बिफोर 2 इयर्स वो मशीन 1 लाख में परचेस की थी, बिफोर 2 इयर्स 20% एप्रिशिएशन 20,000, लास्ट ईयर का अगेन 1 लाख का 20% 20,000, 60,000 उसकी वैल्यू आज बची है। 60,000 से कैपिटल बढ़ा देंगे और 60,000 से मशीन बढ़ा देंगे, और इट ये भी अपने आप में एक एडजस्टमेंट बनता है। बाकी जितने भी पॉइंट्स आपके बहुत अच्छे से क्लियर हैं, ठीक है। और एडजस्टमेंट जो जो आपके यहाँ पर दिख रहे हैं उनमें जो भी वर्किंग नोट बन रहे हैं वो लगाना है। अब एक एडजस्टमेंट जो हमेशा हमने रिवाइज किया है, आज लास्ट टाइम फिर रिवाइज कर लेते हैं, बैड डेप्ट एंड बीडीआर। ट्रायल बैलेंस में बैड डेप्ट दिया है, सिंगल इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में ओनली। इसके बाद एडजस्टमेंट में बैड डेप्ट दिया है, न्यू बैड डेप्ट और फर्दर बैड डेप्ट एडजस्टमेंट में दिया है। सिर्फ बैड डेप्ट की बात कर रहा हूँ, बीडीआर या प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। तो वो फर्दर बैड डेप्ट और न्यू बैड डेप्ट डबल इफेक्ट, पी एंड एल डेबिट डिडक्ट फ्रॉम डेटर। अब आपको क्वेश्चन एडजस्टमेंट में लिख रहा है क्रिएट बीडीआर, मेंटेन बीडीआर एट 5% ऑन डेटर। फर्स्ट ऑफ ऑल किसका 5%? तो नेट डेटर का। ट्रायल बैलेंस के डेटर में जितने एडजस्टमेंट नीचे डेटर को इफेक्ट कर रहे हैं सबका इफेक्ट, जो डेटर में ऐड हो रहा है ऐड करो, जो डेटर से लेस हो रहा है वो लेस करो। ठीक है ना, क्वेश्चन को केयरफुली देखना, कौन कौन सा एडजस्टमेंट डेटर को इफेक्ट कर रहा है। बीआर डिसऑनर है, डेटर में ऐड कर दिया, ठीक है। गुड सेंट ऑन अप्रूवल वाला एडजस्टमेंट है, सेल प्राइस को डेटर से लेस कर दिया। न्यू बैड डेप्ट दिया है, न्यू बैड डेप्ट भी डेटर से लेस कर दिया। लास्ट में जो डेटर बचा उसको हम बोलते हैं नेट डेटर, और उस नेट डेटर का 5% न्यू बीडीआर हो गया। न्यू बीडीआर प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में आएगा, डेटर से लेस हो जाएगा। अब ऐसे ही एक बीडीआर ट्रायल बैलेंस में दिया है, हमेशा ट्रायल बैलेंस के बीडीआर को ओल्ड बीडीआर कंसिडर करेंगे, ये ओल्ड बीडीआर पीएनएल क्रेडिट में आ जाएगा। फिनिश। कोई नया सिस्टम मत बनाइए, जो पहले से यूज किया आपने वही फॉलो कर। अब ऐसे ही एक और एडजस्टमेंट है, क्रिएट प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर एट 2% ऑन डेटर। डेटर का 2% प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर बनाना है। अभी जिस नेट डेटर पर न्यू बीडीआर कैलकुलेट किया, उसी नेट डेटर से न्यू बीडीआर भी लेस कर दो,
आफ्टर डिडक्टिंग न्यू बीडीआर जो अब डेटर बचा उसका 2% प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर बनेगा। एक सीक्वेंस याद रखना 3 पॉइंट का, पहले सारे एडजस्टमेंट इफेक्ट होंगे, फिर न्यू बीडीआर बनेगा, न्यू बीडीआर भी लेस करने के बाद जो डेटर बचा उस पर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर बनेगा। सर अगर क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर पहले बनाने को और बीडीआर बाद में बनाने को बोले तो बेटा तब भी ऐसा ही होगा। क्वेश्चन की सीक्वेंसिंग मैटर नहीं करती है, पहले सारे एडजस्टमेंट, देयर आफ्टर बीडीआर, एट लास्ट प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। ये प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर पी एंड एल डेबिट में आ जाएगा और डेटर से माइनस हो जाएगा। अब ऐसी क्रिएट प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर। आपको जैसे नेट डेटर पर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर बनाया वैसे ही नेट क्रेडिटर पर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर बनाना है। जैसे एक एडजस्टमेंट है सम अमाउंट रिसीवेबल पेबल कॉमन डेप्ट वाला, वो क्रेडिटर से लेस कर दो। एक एडजस्टमेंट और है गुड्स परचेज बट नॉट रिकॉर्डेड इन परचेज बुक, वो अगर है तो क्रेडिटर में ऐड कर दो। कोई क्रेडिटर के साथ सेटलमेंट हुआ है, एक एडजस्टमेंट और है 20,000 रुपए क्रेडिटर में इंक्लूड है, इनको 15,100 का पेमेंट करना है या नहीं है, ठीक है, तो 4,900 पी एंड एल क्रेडिट में बाय डिस्काउंट के नाम से और 4,900 क्रेडिटर से लेस, ठीक है। अगर मान लो वो कहता है कि 20,000 का क्रेडिटर है, उनको फुल सेटलमेंट में 15,100 पेमेंट कर दिया, तो क्रेडिट से 20,000 लेस, 15,100 बैंक से लेस और 4,900 पी एंड एल क्रेडिट। क्रेडिटर के सेटलमेंट में पेमेंट करना है, इज टू बी पे, तो उस सिचुएशन में सिर्फ नेट अमाउंट का इफेक्ट आएगा, और पेमेंट कर दिया सेटल्ड विद क्रेडिटर तो ग्रॉस अमाउंट को क्रेडिटर से लेस करेंगे। इन सारे इफेक्ट के बाद जो नेट क्रेडिटर आता है उस पर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर बन जाएगा, पी एंड एल क्रेडिट में आएगा और क्रेडिटर से लेस हो जाएगा। अगर ओल्ड प्रोविजन दिया हो तो ध्यान रखना उल्टा इफेक्ट, जैसे ओल्ड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर ट्रायल बैलेंस में दिया है, ठीक है, तो न्यू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर पी एंड एल डेबिट में पड़ा है तो ओल्ड प्रोविजन पी एंड एल क्रेडिट में आ जाएगा। न्यू प्रोविजन फॉर क्रेडिटर पी एंड एल क्रेडिट में आया, अगर ओल्ड प्रोविजन ट्रायल बैलेंस में दिया है तो पी एंड एल डेबिट में आ जाएगा। बेटा ये पूरे ट्रेडिंग कंसर्न के पॉइंट्स हैं। अब मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट नया बनता है, एक ब्रीफली मैन्युफैक्चरिंग का फॉर्मेट रिवाइज कर लो, अभी लास्ट अटेम्प्ट में 20 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया है ना। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में सबसे पहले आ जाएगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक मैन्युफैक्चरिंग में नहीं आता है, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी टू परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। इन केस परचेज ऑफ फिनिश गुड दे दे तो ट्रेडिंग में ले जाना, परचेज लिखा और कुछ मेंशन नहीं है तो रॉ मटेरियल का अज्यूम करके मैन्युफैक्चरिंग में आएगा। To all direct expense, wages, carriage, octroi, custom duty, manufacturing expense, water, gas, electricity, fuel and light, और साथ ही में फैक्ट्री वर्ड से जितने भी एक्सपेंस नहीं हो, इवन फैक्ट्री सैलरी दिया हो, फैक्ट्री इंश्योरेंस दिया हो, ये सब मैन्युफैक्चरिंग में आएगा। फैक्ट्री वर्ड के साथ जो भी एक्सपेंस है वो डायरेक्ट है। डेप्रीसिएशन ऑन फैक्ट्री प्लांट एंड मशीन, डेप्रीसिएशन ऑन फैक्ट्री प्लांट एंड मशीन, अगर प्लांट एंड मशीन के साथ फैक्ट्री और ऑफिस दोनों मेंशन है तो फैक्ट्री का डेप्रीसिएशन मैन्युफैक्चरिंग में, ऑफिस का एज यूजुअल पी एंड एल में। और अगर मशीन के साथ कुछ मेंशन ना करे जो फैक्ट्री की ऑफिस की है और मैन्युफैक्चरिंग का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो मशीन को फैक्ट्री की अज्यूम करके आपको उसका डेप्रीशिएशन मैन्युफैक्चरिंग में लिखना है। पेकिंग मटेरियल और पेकिंग एक्सपेंस मैन्युफैक्चरिंग में आएगा। ओके, मैंने दो रिवीजन में वर्ड नहीं बताए थे, एक्साइज ड्यूटी रॉयल्टी मैन्युफैक्चरिंग में आएगा क्योंकि दोनों एक्सपेंस का कनेक्शन मैन्युफैक्चरिंग से होता है, ठीक है। ये पूरा मैन्युफैक्चरिंग का डेबिट साइड है। क्रेडिट में कॉमनली 2 पॉइंट आते हैं बस, बाय क्लोजिंग स्टॉक और रॉ मटेरियल, बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी। अनकॉमन 10 में से किसी एक क्वेश्चन में होगा बट वो भी याद रखना, बाय सेल ऑफ स्क्रैप, बाय सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट। पूरा मैंने बताया, अब डिटेल में एक्सप्लेनेशन का हमारे पास टाइम नहीं है, तो सेल ऑफ स्क्रैप एंड सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट इन केस दे दे तो भी मैन्युफैक्चरिंग क्रेडिट में आ जाएगा। अब डेबिट की टोटल लगाओ, उसमें से क्रेडिट वाली अमाउंट लेस कर दो, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में 100% केस में डिफरेंस क्रेडिट में आएगा, उसको हम बोलेंगे बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग ओवर। अब टोटल के बाद नया हेडिंग लगाओ, ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग दिस। अब सबसे पहले आएगा टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ये ट्रेडिंग स्टार्ट हो रहा है, टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन,
मैन्युफैक्चरिंग में जो क्रेडिट में आया था बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वो ट्रेडिंग में डेबिट में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, बहुत रेयरली परचेस ऑफ फिनिश गुड्स देगा, अगर दिया है तो यहाँ ट्रेडिंग में लिखो, नहीं दिया तो छोड़। बाय सेल, सेल्स रिलेटेड जो भी एडजस्टमेंट अभी हमने पढ़े वो वैसे ही डील होंगे। बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, डिफरेंस टू जीपी और बाय ग्रॉस लॉस। बाद में पी एंड एल वर्ड टूवर्ड सेम, बैलेंस शीट वर्ड टूवर्ड सेम। ओके, किसी क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस में कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों दिया है, तो ध्यान रखना ये फिक्स कैपिटल वाला क्वेश्चन है। कैपिटल सीधी बैलेंस शीट लाइबिलिटी में लिख दो, करंट अकाउंट को बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में इनर कॉलम में लिखो, उसमें एनपी ऐड करो, ड्राइंग लेस करो। ठीक है, तो ये पूरा इफेक्ट होता है। बस बेटा, ये मोटा मोटा हमारा फाइनल अकाउंट का पूरा एक एक पॉइंट हमने रिवाइज कर लिया है। अब अगला टॉपिक आता है एनपीओ। एनपीओ में एज सच समझने जैसा कुछ नहीं, क्योंकि हर एक पॉइंट पर सिस्टम चेंज हो रहा है। बेसिक चीजें, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है, जो मेजॉरिटी क्वेश्चन हमारी प्रैक्टिस के मॉड्यूल के पास्ट एग्जामिनेशन के, रिसिप्ट पेमेंट दिया है, कुछ एडिशन फॉर्मेशन दिए, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट के लिए लास्ट ईयर बैलेंस शीट बनाना कंपलसरी होता है, ये आपको मालूम ही है। तो अब फंडा क्या है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जो जो पॉइंट दिए हुए हैं उनका सिंगल इफेक्ट देना है, चाहे वो इनकम एक्सपेंडिचर में है, लास्ट ईयर बैलेंस शीट में है या न्यू बैलेंस शीट में है। और एडिशनल इंफॉर्मेशन जो दिए जस्ट लाइक एडजस्टमेंट, उनके डबल इफेक्ट देना है। अब रिसिप्ट एंड पेमेंट में टू बैलेंस बीडी दिया है, ये ओपनिंग कैश एंड बैंक है, इसको ओल्ड बैलेंस शीट एसेट साइड में ले जाओ। अब रिसिप्ट साइड में जो जो रेवेन्यू रिसिप्ट है, लाइक सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, छोटे अमाउंट का, एंट्रेंस फी अगर अदरवाइज कुछ नहीं बोला है, सेल ऑफ मेस टिकट, सेल ऑफ ड्रामा टिकट, ठीक है, अदर इवेंट रिसिप्ट, ये जितना भी पॉइंट है वो सब इनकम एक्सपेंडिचर क्रेडिट में चला जाएगा। वहां लिखा है बड़ी अमाउंट का डोनेशन रिसिप्ट में, या फिर लिखा है डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स क्लब, डोनेशन फॉर पेविलियन, डोनेशन फॉर ग्राउंड। ओके, ऐसे दिया लिगेसीज, नीचे लिख दिया एंट्रेंस फी को कैपिटलाइज करना है तो एंट्रेंस फी, ये सब कैपिटल रिसिप्ट है, ये बैलेंस शीट लाइबिलिटी में चली जाएगी। रिसिप्ट एंड पेमेंट के रिसिप्ट साइड में जो जो रेवेन्यू है वो इनकम एक्सपेंडिचर क्रेडिट में, जो जो कैपिटल रिसिप्ट है वो बैलेंस शीट लाइबिलिटी। ठीक है, इधर पेमेंट साइड में जितने रेवेन्यू पेमेंट हैं वो सब इनकम एक्सपेंडिचर डेबिट में, सैलरी, रेंट, टैक्स, प्रिंटिंग स्टेशनरी, ऑडिट फी, लीगल चार्जेस, सेक्रेटरी ऑनोरेरियम, मैच एक्सपेंस, ड्रामा एक्सपेंस, व्हाटएवर। ठीक है, ये सब इनकम एक्सपेंडिचर डेबिट में। पेमेंट साइड में दिखा है बिल्डिंग, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, ठीक है, बुक्स, फर्नीचर, मशीन, ये सब बैलेंस शीट एसेट्स में आएगी। क्लोजिंग कैश बैलेंस जो लास्ट में रिसिप्ट पेमेंट में दिया होता है वो बाय बैलेंस सीडी बैलेंस शीट एसेट्स में आ जाएगा। ये पूरा रिसिप्ट एंड पेमेंट का सिंगल इफेक्ट हो जाता है। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन में वो पॉइंट आपको अंडरस्टूड है। सबसे पहले तो आपको वही चार एडजस्टमेंट जो अभी हमने 15 मिनट पहले फाइनल अकाउंट में पढ़े, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, अक्रूड इन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, अक्रूड इनकम, अनअक्रूड इनकम, ये चारों एडजस्टमेंट क्वेश्चन देते हैं। यहाँ ट्रेजेडी क्या है, ये चार एडजस्टमेंट क्लोजिंग ऑफ द ईयर के भी हो सकते हैं और ये बिगिनिंग ऑफ द ईयर के भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप 31 मार्च 22 का इनकम एक्सपेंडिचर बनाना चाहते हो, अब क्वेश्चन है आपको 31 मार्च 22 के ये चारों एडजस्टमेंट दिए मींस क्लोजिंग के, और 1 अप्रैल 21 के दिए मतलब ओपनिंग। ठीक है, क्लोजिंग एडजस्टमेंट का यूजुअल इफेक्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ऐड होगा रिलेटेड एक्सपेंस में, प्रीपेड एक्सपेंस रिलेटेड एक्सपेंस से लेस होगा, अक्रूड इनकम रिलेटेड इनकम में ऐड, अनअक्रूड इनकम रिलेटेड इनकम से लेस। और यही एडजस्टमेंट अगर बिगिनिंग ऑफ द ईयर के हैं तो रिलेटेड एक्सपेंस इनकम पर अपोजिट इफेक्ट। लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है तो एक्सपेंस से लेस, लास्ट ईयर का प्रीपेड एक्सपेंस है तो एक्सपेंस में ऐड, लास्ट ईयर की अक्रूड इनकम है तो इनकम से लेस, और लास्ट ईयर के अनअक्रूड इनकम है तो इनकम में ऐड। ओके बेटा, कभी भी सब्सक्रिप्शन के साथ आउटस्टैंडिंग लिखे तो आउटस्टैंडिंग मत बोलना, उसको अक्रूड बोलना, एक टाइप ये हो जाता है। फिर लास्ट ईयर की वो कुछ फिक्स एसेट दे देता है लाइक बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, बुक्स, इन्वेस्टमेंट, तो इनका डबल इफेक्ट, पहले ओल्ड बैलेंस शीट एसेट्स में फिर न्यू बैलेंस शीट एसेट्स में। ठीक है,
क्वेश्चन ने ओपनिंग स्टॉक दिया है, किसी भी कंज्यूमेबल गुड्स का ओपनिंग स्टॉक दिया है, तो ओपनिंग स्टॉक का डबल इफेक्ट क्या होगा, ओल्ड बैलेंस शीट एसेट्स में, और कंजम्पशन फाइंड करते समय ऐड हो जाएगा। किसी भी वस्तु का परचेस, ओपनिंग, क्लोजिंग तीनों पॉइंट दिए तो कंजम्पशन फाइंड करते हैं। ठीक है, फॉर्मूला है कंजम्पशन का, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, चाहे वो स्पोर्ट्स गुड्स का हो, स्टेशनरी का हो, पोस्टेज का हो, पार स्टॉक का हो, कंज्यूमेबल गुड्स का हो, सर्जिकल इक्विपमेंट का हो, कंजम्पशन हमेशा निकालना है। ठीक है, अब इसमें एक और थॉट है, किसी वस्तु की बात कर रहे हैं, स्टेशनरी की, पोस्टेज की, बार की, मेडिसिन की, इनका परचेज दिया है पेमेंट साइड में, परचेज ऑफ मेडिसिन, परचेज ऑफ स्टेशनरी, परचेज ऑफ बार, नीचे इनका क्रेडिटर नहीं है, तो ये परचेज कैश परचेज कंसीडर करना है। पहला ऑप्शन परचेज ऑफ मेडिसिन पेमेंट साइड में दिया और क्रेडिटर फॉर मेडिसिन है ही नहीं टिल द एंड, तो मतलब वो पूरी मेडिसिन कैश में परचेस हुई है। दूसरा, पेमेंट फॉर मेडिसिन लिखाओ, मेडिसिन परचेस लिखाओ, कोई भी वर्ड पेमेंट साइड में मेडिसिन के रिस्पेक्ट में लिखा है, और नीचे लिखा है क्रेडिटर फॉर मेडिसिन, ओपनिंग पे भी क्लोजिंग पे भी, मतलब ऊपर वाला जो पेमेंट ऑफ मेडिसिन है वो कैश परचेस नहीं, वो पेड टू क्रेडिटर है। अब आपको एक क्रेडिटर अकाउंट बनाना है। क्रेडिटर अकाउंट का फॉर्मेट, मैं देख रहा हूं कई बच्चे अभी भी प्लस माइनस से सॉल्व कर रहे हैं। बेटा अगर कमांड है तो प्लस माइनस को फॉलो करना, नहीं तो मैं फिर बोल रहा हूं अकाउंट बनाकर करना, कभी भी मिस्टेक नहीं हो। ये जितने प्लस माइनस से क्रेडिटर निकाल रहे हैं, आधे स्टूडेंट टेस्ट में क्वेश्चन रॉन्ग कर रहे हैं। मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूं। ठीक है, अगर क्रेडिटर के परचेस, अगर क्रेडिटर से रिलेटेड 4 पॉइंट का एडलेस परफेक्टली क्लियर है तो करो, नहीं तो क्रेडिटर अकाउंट से करो, ईगो मत रखो, क्वेश्चन फिर गलत हो जाएगा। टेस्ट में मिस्टेक हुई, मार्क्स कटे, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, एग्जाम में फर्क पड़ जाएगा। क्रेडिटर अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस बीडी, क्रेडिटर से जो परचेस किया हो बाय परचेस, क्रेडिटर को जो पेमेंट किया वो टू कैश, और क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस सीडी। बाय बैलेंस बीडी, टू बैलेंस सीडी, एडिशनल इंफॉर्मेशन में ओपनिंग क्लोजिंग क्रेडिटर है, वो जो पेमेंट साइड में क्रेडिटर लिखा ऊपर रिसिप्ट पेमेंट में, वो पेड टू क्रेडिटर, वो टू कैश हो गया, बाय परचेस मिसिंग निकल आया। ठीक है ना, सिडनी क्लब वाला याद करना क्वेश्चन, परचेस भी दिया हुआ है तो मे भी पॉसिबल क्लोजिंग बैलेंस मिसिंग हो, तो बाय बैलेंस बीडी बाय परचेस टू कैश लिख दिया, डिफरेंस टू बैलेंस सीडी आ गया। कोई भी मिसिंग होगा बिल्कुल करेक्ट आएगा अगर क्रेडिटर अकाउंट बनाकर कर रहे हो। और परचेस मतलब क्रेडिटर अकाउंट को प्लस माइनस से सॉल्व करते हो, तो अगर क्लोजिंग क्रेडिटर निकालना है तो फॉर्मूला बदल जाएगा, परचेस फाइंड करना है फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। इसलिए इतने चेंज याद रख सकते हो तो प्लस माइनस करो, अदरवाइज क्रेडिटर अकाउंट फॉलो कर लेना, जो मिस्टेक हुई भूल जाओ, अब नहीं होगी। ये इस तरह से क्रेडिटर अकाउंट बन जाता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट एनपीओ के इस टाइप के क्वेश्चन में अप्लाई हो जाते हैं। जिस भी इनकम को कैपिटलाइज करने का लिखा हो उसको लाइबिलिटी में लिखना है। अब एक रिवीजन में आप स्कैनर और स्पेशली मॉड्यूल के क्वेश्चन करके कंफ्यूज हो रहे हैं, सर एंट्रेंस फी रेवेन्यू होता है, ये बैलेंस शीट में क्यों लिख रहा है? बेटा फिर सुन लो, एंट्रेंस फी के बारे में कुछ भी स्पेसिफाई ना हो तो हमेशा रेवेन्यू कंसीडर करो। मॉड्यूल क्या कर रहा है मत ध्यान दो, एंट्रेंस फी इनकम एक्सपेंडिचर क्रेडिट में आएगी, लिख दिया एंट्रेंस फी टू बी कैपिटलाइज तो लाइबिलिटी में लिखना। लेगेसीज के साथ कुछ नहीं लिखा है तो हमेशा कैपिटल इनकम कंसीडर करना, बैलेंस शीट लाइबिलिटी में आएगा। लिख दे कि इसको रेवेन्यू ट्रीट करो तो इनकम एक्सपेंडिचर में आएगा। ठीक, डेप्रीसिएशन के समय ध्यान रखना, करंट ईयर में कोई एसेट्स परचेस की है, ड्यूरिंग द ईयर एसेट्स परचेस की है, परचेसिंग डेट दी है, तो परचेसिंग डेट से ईयर एंडिंग डेट जितने मैंने यूज में उतने मैंने का डेप्रीशिएशन, यदि पर एनम है तो, और अगर पर एनम वर्ड नहीं है तो पूरे साल का। ओके, क्वेश्चन ने डेप्रीशिएशन रेट के साथ पर एनम वर्ड दिया है, एसेट ड्यूरिंग देयर परचेस हुई है लेकिन किस डेट पर परचेस हुई वो परचेसिंग डेट नहीं दी है, तो ऐसी परचेसिंग पर एवरेज डेप्रीशिएशन 6 मंथ्स का लगेगा। परचेसिंग डेट दी है, रेट के साथ पर एनम वर्ड है, जितने महीने यूज में उतने महीने का डेप्रीशिएशन। ठीक है, परचेसिंग डेट नहीं दिए, डेप्रीशिएशन रेट के साथ पर एनम वर्ड है तो 6 महीने का डेप्रीशिएशन, ये रूल है।
चाहे भले स्कैनर में अप्लाई नहीं हुआ, मॉड्यूल में अप्लाई नहीं किया, मत कंफ्यूज होना। अब रूल मैं बता रहा हूं फाइनली, जो परसों कल एग्जाम में प्रेजेंट करना है। अब इसके बाद डेप्रीसिएशन डेप्रीशिएशन रेट के साथ परिणाम वर्ड नहीं है। करंट ईयर में एसेट्स खरीदिए, परचेसिंग डेट दे या ना दे, पूरे साल का डेप्रीशिएशन लगेगा। बस ये पूरा सिस्टम। ये एक टाइप का क्वेश्चन। अब सेकंड टाइप का क्वेश्चन, क्वेश्चन ने आपको इनकम एक्सपेंडिचर दिया है, एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है, और अब आपको रिसिप्ट पेमेंट बनाना है। इनकम एक्सपेंडिचर है, एडिशनल इंफॉर्मेशन है, रिसिप्ट पेमेंट बनाना है, ठीक है ना। तो इनकम एक्सपेंडिचर के डेबिट के पॉइंट, रिसिप्ट के पेमेंट के क्रेडिट में, इनकम एक्सपेंडिचर के क्रेडिट पॉइंट रिसिप्ट पेमेंट में, डेबिट में, है ना। मैंने इस पॉइंट पर लॉजिक के बजाय ट्रिक को फॉलो किया है, मैं अगेन वही ट्रिक रिवाइज कर रहा हूं, ठीक। तो इनकम एक्सपेंडिचर का डेबिट रिसिप्ट पेमेंट के क्रेडिट में, इनकम एक्सपेंडिचर का क्रेडिट रिसिप्ट पेमेंट के डेबिट। 3-4 पॉइंट छोड़ देना ये डेबिट क्रेडिट, क्रेडिट को डेबिट करने में। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, डेप्रीसिएशन, सरप्लस और डेफिसिट इनकम एक्सपेंडिचर में है, लेकिन रिसिप्ट एंड पेमेंट में अपोजिट साइड नहीं जाएगी। बट यहीं पर अगर कोई प्रॉफिट ऑन इवेंट है, जैसे प्रॉफिट ऑन स्पोर्ट्स एक्टिविटी, प्रॉफिट ऑन मैच, तो ये प्रॉफिट एक्सेस ऑफ रिसिप्ट देन पेमेंट है, ये इनकम एक्सपेंडिचर से रिसिप्ट पेमेंट में जाएगा। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स नहीं जाएगा, प्रॉफिट ऑन एक्टिविटी इनकम एक्सपेंडिचर से रिसिप्ट पेमेंट में जाएगा, ठीक। अब अगला थॉट, ओपनिंग एडजस्टमेंट के यूजुअल इफेक्ट, आउटस्टैंडिंग एड, प्रीपेड लेस, अक्रूड एड, अनअक्रूड लेस, और क्लोजिंग एडजस्टमेंट के अपोजिट इफेक्ट, ठीक है ना। बिल्कुल उल्टा करना है, जैसा अभी तक करते आ रहे थे ठीक उल्टा। इसलिए क्लोजिंग एडजस्टमेंट का उल्टा इफेक्ट, ओपनिंग एडजस्टमेंट के यूजुअल इफेक्ट। बस ये 3 स्टेप है, ओके। रिसिप्ट पेमेंट बनाना है, क्वेश्चन ओपनिंग बैलेंस देगा, क्लोजिंग फाइंड हो गया, क्लोजिंग दिया है, ओपनिंग फाइंड हो गया। अब इसके बाद ओपनिंग बैलेंस शीट और बैलेंस शीट ऐसी बन जाएगी। अब यहाँ एक कंफ्यूजन है, ये थॉट है जब इनकम एक्सपेंडिचर से रिसिप्ट पेमेंट बनाते हैं। अब आपने मॉड्यूल में देखा, स्कैनर में देखा, कुछ क्वेश्चन में अलग से रिसिप्ट पेमेंट दिए, इनकम एक्सपेंडिचर बनाकर नहीं दिया है, ठीक है ना। और अब आपको बनाना है रिसिप्ट एंड पेमेंट, तो बेटा जैसा वर्ड है उसके अकॉर्डिंग इसको इफेक्ट करना। वहां लिखा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, ये तो ऑलरेडी रिसीव्ड है, ठीक है ना। अब वहां लिखा है सब्सक्रिप्शन अर्न ड्यूरिंग द ईयर, मतलब इनकम एक्सपेंडिचर वाला सब्सक्रिप्शन है। तो बेटा कोई थंब रूल नहीं है, क्वेश्चन में डेटा कहां दिए उनके अकॉर्डिंग इफेक्ट आएगा। और ट्रस्ट मी, आप में से 99% स्टूडेंट इस बात को ओवरकम कर चुके हैं कि ये पॉइंट कहां से कहां जा रहा है, ठीक है। ये पूरा एनपीओ का सिस्टम है। एक स्लाइड सी पॉसिबिलिटी है जो क्वेश्चन हमारे होमवर्क में था, याद करिएगा नोट्स के। एक इनकम एक्सपेंडिचर दिया है, एक रिसिप्ट पेमेंट दिया है, कुछ एडिशन इंफॉर्मेशन दी, और सिर्फ बैलेंस शीट बनाना है। तो पहले लास्ट ईयर बैलेंस शीट, फिर करंट ईयर बैलेंस शीट। एडिशन फॉर्मेशन में जो भी फिक्स एसेट दी लास्ट ईयर की, वो पहले प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट में आएगी, फिर करंट ईयर बैलेंस शीट में आएगी, ठीक है ना। रिसिप्ट पेमेंट में जो टू बैलेंस बीडी है, वो ओपनिंग कैश इन एंड ओल्ड बैलेंस शीट एसेट्स में, बाय बैलेंस सीडी क्लोजिंग कैश इन एंड न्यू बैलेंस शीट एसेट्स में। रिसिप्ट पेमेंट में और कोई नहीं है, सेट्स परचेस किए तो न्यू बैलेंस शीट में, है ना। अब एडजस्टमेंट को निकालना है। रिवीजन में भी मैंने ये थॉट क्लियर किया था, आज फिर कर रहा हूं। सपोज इनकम एक्सपेंडिचर में लिखा है टू सैलरी 1,20,000, और रिसिप्ट एंड पेमेंट में वही लिखा है बाय सैलरी 1 लाख, मतलब एक्सपेंस 1,20,000 का हुआ है, पेमेंट 1 लाख की हुआ है, 20,000 आउटस्टैंडिंग सैलरी। ये जो भी इनकम एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट पेमेंट के अमाउंट में डिफरेंस है, इनको करंट ईयर का क्लोजिंग एडजस्टमेंट कंसीडर करते हैं, कभी भी ओपनिंग एडजस्टमेंट कंसीडर मत कर। सैलरी इनकम एक्सपेंडिचर में 1,20 है, रिसिप्ट पेमेंट में 1 लाख है, मतलब 20,000 आउटस्टैंडिंग। मान लो इंश्योरेंस रिसिप्ट एंड पेमेंट में 90, सॉरी, इंश्योरेंस इनकम एक्सपेंडिचर में 90,000, रिसिप्ट पेमेंट में 1 लाख, मतलब एक्सपेंस 90,000 हुआ, पेमेंट 1 लाख हुआ, तो 10,000 प्रीपेड हो गया। ऐसे एडजस्टमेंट डिफरेंस का जो है वो एडजस्टमेंट कंसीडर करके बैलेंस शीट में लिख, बैलेंस शीट टैली हो जाए। तो बेटा ये एनपी, ठीक, ये पूरा एनपीओ कंप्लीट है। और फिर जो भी पॉइंट आपको मैंने बताए हैं वो पूरा है, मतलब जो टाइम है
उसमें मैं पूरी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी तक पॉइंट कवर कर रहा हूं, बट अगर कुछ छूट रहा है तो मैं मान रहा हूं कि वो अंडरस्टूड है। ठीक, चलिए अब इसके बाद हम आते हैं पार्टनरशिप पर। पार्टनरशिप में इंट्रोडक्शन अंडरस्टूड मानता हूं मैं, क्योंकि रिवीजन हर चीज का पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहां मेरे पास टाइम बहुत है, आपके पास टाइम कम है। ठीक है, अपन सीधे एडमिशन ऑफ पार्टनर पर आते हैं। एडमिशन ऑफ पार्टनर में हमें रेशियो का मतलब अलग अलग पॉइंट वाइज मैं आपको नॉलेज दे रहा हूं। पहले एडमिशन ऑफ पार्टनर में बेसिक बात करें तो नया पार्टनर जब भी फर्म में एडमिट होगा तो कैपिटल और गुडविल दोनों कैश में लाएगा, राइट है। अब गुडविल का पॉइंट पहले क्लियर कर लेते हैं हम, गुडविल क्या है, वैल्यूएशन कैसे होगा और अकाउंटिंग कैसे करेंगे। गुडविल वैल्यूएशन के लिए अकाउंटेंसी ने 4 मेथड दी। एवरेज नेट प्रॉफिट मेथड फर्स्ट मेथड है। एवरेज नेट प्रॉफिट मेथड में पास्ट ईयर्स के नेट प्रॉफिट क्वेश्चन देगा, आप इन नेट प्रॉफिट की टोटल लगा लें, जितने ईयर का नेट प्रॉफिट है उतने नंबर से डिवाइड कर दें। सपोज 5 ईयर्स के नेट प्रॉफिट है तो टोटल डिवाइडेड बाय 5 एवरेज नेट प्रॉफिट आ जाएगा। नंबर ऑफ परचेस प्राइस ईयर से मल्टीप्लाई कर दें, गुडविल आएगी। मान लो गिवन नेट प्रॉफिट में कभी लॉस दिया तो माइनस हो जाएगा। मान लीजिए उस गिवन नेट प्रॉफिट में कोई एडजस्टमेंट नीचे दिए हुए कि इस पर्टिकुलर ईयर के प्रॉफिट में एबनॉर्मल गेन या इनकम इंक्लूड है तो माइनस कर दो। इस पर्टिकुलर ईयर के प्रॉफिट में ये एबनॉर्मल एक्सपेंस डेबिट करने के बाद प्रॉफिट आया तो उसको प्लस कर दो। मान लो क्वेश्चन बोल रहा है कि पार्टनर्स को रेम्युनरेशन देना है बट अभी तक चार्ज नहीं हुआ है, तो बेटा ये रेवेन्यू एक्सपेंस और रिकरिंग एक्सपेंस है जो अभी तक P&L डेबिट में नहीं आया, तो इसको एवरेज निकालने के बाद एवरेज से लेस करो। ठीक है, ये प्रॉफिट के एडजस्टमेंट ऑलरेडी हमने पढ़े हुए हैं, रिवीजन में रिवाइज किए थे, आज ब्रीफ रिवीजन में फिर यही ध्यान रखना। ये एवरेज नेट प्रॉफिट आया। 2 और 3 जो भी नंबर ऑफ परचेस प्राइस ईयर दिए कॉमनली तो यही होती है, इसके अलावा अगर कुछ और फर्दर दे दे तो उस नंबर ऑफ परचेस प्राइस ईयर का मल्टीप्लाई कर देंगे तो गुडविल है। अंडरस्टूड है। अब एवरेज नेट प्रॉफिट मेथड के बाद सुपर प्रॉफिट मेथड। तीनों मेथड सेकंड थर्ड और फोर्थ सुपर प्रॉफिट पर बेस्ड है। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। गिवन प्रॉफिट्स आर एक्चुअल प्रॉफिट। जो भी क्वेश्चन आपको दे, लास्ट ईयर का एक अकेला दिया है तो वही एवरेज है, लास्ट 2 ईयर का, 3 ईयर का, 4 ईयर्स का दिया है, तीनों की चारों की टोटल लगाकर 3 या 4 से डिवाइड कर दो, ये एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट आ गया। सारे फंडे वही है ऊपर वाले जो अभी मैंने जस्ट आधा मिनट पहले दिए। अब चाहिए माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या फॉर्मूला, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। ये नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। बाय द वे कैपिटल एम्प्लॉयड ना दे तो फिर कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड करने का फॉर्मूला टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है ना। अब मान लो कैपिटल एम्प्लॉयड में भी एक और पॉइंट आता है, आज पहली बार बता रहा हूं मैं, स्लाइट सी पॉसिबिलिटी आए तो ध्यान रखना, पहले क्यों इसीलिए नहीं बताया कंफ्यूजन ना हो। अभी भी कंफ्यूजन हो तो फिर ठीक है स्किप कर देना। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, ये जो अपन ने फॉर्मूला लगाया टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड, ये टोटल एसेट्स और एक्सटर्नल लायबिलिटी कहां से लाए भाई, सर हमने बैलेंस शीट से ली। किस डेट की बैलेंस शीट है, क्लोजिंग डेट की। क्लोजिंग डेट की टोटल एसेट से एक्सटर्नल लायबिलिटी लेस की तो कैपिटल एम्प्लॉयड क्लोजिंग डेट का आया। और अगर क्वेश्चन में एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड बनाना है तो एवरेज मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर, एट द एंड ऑफ ईयर, इन दोनों का एवरेज। तो उसको बनाने का सिंपल सा तरीका है, ये टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी किया तो ये कैपिटल एम्प्लॉयड आया, और कैपिटल एम्प्लॉयड क्लोजिंग डेट को बिलोंग कर रहा है, इसमें से करंट ईयर के प्रॉफिट का 50% लेस कर देते हो तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड बन जाए। वो स्लाइड सी पॉसिबिलिटी कि अगर क्वेश्चन एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मांग ले, ओके, तो आप कैपिटल एम्प्लॉयड में से 50% ऑफ करंट ईयर्स प्रॉफिट माइनस कर दो, ठीक है, तो ये एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी। ठीक, चलो अब नॉर्मल प्रॉफिट आ गया, एक्चुअल में से नॉर्मल प्रॉफिट लेस किया तो सुपर प्रॉफिट आ गया। पहली मेथड है एवरेज सुपर प्रॉफिट मेथड। एवरेज सुपर प्रॉफिट तो आ ही गया, इसमें नंबर ऑफ परचेस बाय ईयर्स का मल्टीप्लाई कर दो तो गुडविल आ जाएगी, सिंपल। कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ सुपर प्रॉफिट,
फॉर्मूला है गुडविल का डायरेक्ट, एवरेज नेट एवरेज सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये डायरेक्ट गुडविल आ जाएगी। सुपर प्रॉफिट बेटा एक बार जो हमने समझा वैसे ही बार बार कैलकुलेट होगा, है ना। फॉर्मूला गुडविल के लिए अलग आ रहा है, ठीक। तीसरा, एन्युटी मेथड ऑफ सुपर प्रॉफिट। एन्युटी मेथड ऑफ सुपर प्रॉफिट, अगर क्वेश्चन ने मांगा है तो एन्युटी रेट देगा, राइट। एन्युटी रेट नहीं देता है तो मैथ्स वाले एन्युटी को अप्लाई करना, जिसमें लाइफ एन है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न स्मॉल आर है। वो मैथ्स का जो एन्युटी का फॉर्मूला है, और यहां पर हमेशा एन्युटी की फ्यूचर वैल्यू मिलती है। तो अगर एन्युटी रेट देगा 99% देगा, 0.1% पॉसिबिलिटी या 1% पॉसिबिलिटी ना दे तो मैथ्स को अप्रोच करना पड़ेगा। तो एन्युटी रेट हमेशा आपको फ्यूचर वैल्यू मिलेगी जो लेस मोर देन 1 होती है। अब आप सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ एन्युटी कर दो तो गुडविल आ जाएगा। ये गुडविल वैल्यूएशन की मेथड है। प्रीवियस अटेम्प्ट में जो एक क्वेश्चन आया था 5 मार्क्स का, वो एवरेज सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट करने को आया था, वो मैं रिमाइंडर करवा रहा हूं। वहां पर रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एक परसेंटेज दिया है, ठीक है ना, सपोज 7%, और रेट ऑफ रिस्क रिटर्न एक और परसेंटेज दिया 2%। तो रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रेट ऑफ रिस्क रिटर्न, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आएगी, ठीक है। ये एक अपने आप में टाइप बना है जो पहली बार 27 इयर्स में आईसीआई ने पूछा था। इसका पूरा एक्सप्लेनेशन ये है, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रेट ऑफ रिस्क रिटर्न, दोनों प्रोप्राइटर को गेन होते हैं, पार्टनर को गेन होते हैं, ठीक है। इसे दोनों को प्लस करोगे तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आएगा। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हो गया। अब गुडविल का अकाउंटिंग एडमिशन के केस में कैसे करना है। नया पार्टनर गुडविल कैश में ला रहा है तो प्रीमियम मेथड, नया पार्टनर गुडविल कैश में नहीं ला रहा है तो मेमोरेंडम मेथड, ठीक है। नया पार्टनर गुडविल कैश में ला रहा है, 3 एंट्री होगी, इसमें 2 कंपलसरी है, 3rd ऑप्शनल है। पहली गुडविल कैश में लाने की, कैश डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल। मॉड्यूल से क्वेश्चन करने के बाद अपने फंडे चेंज मत करो, कंफ्यूज हो जाओगे। वैसे ही करो जैसे अभी तक अपन क्लास में करते आ रहे हैं। न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाय कैश और कैश अकाउंट में टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल। ये एंट्री हमेशा कैपिटल और गुडविल दोनों के कंबाइन अमाउंट से होगी, ठीक है। कैश डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल, कैपिटल और गुडविल दोनों की अमाउंट से, ये पहली एंट्री हुई। अब अगली एंट्री गुडविल डिस्ट्रीब्यूशन की। गुडविल डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री सिर्फ गुडविल अमाउंट से करना, इसमें कैपिटल मत लेना। न्यू पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल, इस रेशो में सैक्रिफाइसिंग रेशो, ठीक है। गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन सैक्रिफाइसिंग रेशो में होता है, ठीक है ना, या ओल्ड पार्टनर में होता है, वो मैटर नहीं करता है, सैक्रिफाइसिंग रेशो में होता है, ये ध्यान रखना। एक थियरी क्वेश्चन अभी सेकंड मॉक टेस्ट में आया, काफी बच्चों ने गलत कर दिया। गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन सैक्रिफाइसिंग रेशो में होता है, यस सर। ओल्ड पार्टनर में होता है, यस सर, लेकिन सैक्रिफाइसिंग रेशो में होता है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो में अगर वो ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा है तो भी ये करेक्ट है, क्योंकि वो सैक्रिफाइस पार्टनर ही तो हुए। कंफ्यूज क्यों हो रहे हो। तो गुडविल डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री न्यू पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। 2 एंट्री कंपलसरी हमेशा प्रीमियम मेथड में होगी, 3rd एंट्री ऑप्शनल, क्वेश्चन बोलेगा तो होगी, नहीं बोलेगा तो नहीं होगी। क्या एंट्री होगी, न्यू पार्टनर्स कैपिटल सॉरी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू कैश, गुडविल विड्रॉ करने। कई बोलता है 50% विड्रॉ करो, तो सेकंड एंट्री के आधे अमाउंट से 3rd एंट्री करना, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू कैश। ये आपकी प्रीमियम मेथड है। मेमोरेंडम मेथड, नया पार्टनर गुडविल कैश में नहीं लाया। फिर कई बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, सर मॉड्यूल ने ऐसा किया है, सर पास्ट एग्जाम में ऐसा किया है। मत करो भाई, जो पढ़ा है उस फंडे को डिस्टर्ब मत करो। नया पार्टनर जब गुडविल कैश में ना लाए, मेमोरेंडम मेथड, और मेमोरेंडम मेथड में जो एंट्री होती है वो एडजस्टमेंट एंट्री है। क्या है एडजस्टमेंट एंट्री, न्यू पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल, नॉट करंट अकाउंट। कोई पॉइंट अब कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे, जो पढ़ा है बस उसको रिकॉल करो और वही अप्लाई करना है एग्जाम में। हमने ना तो गलत पढ़ा है और ना ही एग्जाम में वो गलत होगा।
न्यू पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, एक डाउट यहां पर है, क्या सर नया पार्टनर गुडविल कैश में नहीं लाया, हमने मेमोरेंडम मेथड अप्लाई कर दिया और उसी क्वेश्चन में कैपिटल रीएडजस्टमेंट भी है। ध्यान से समझना इस पॉइंट को। मान लीजिए नया पार्टनर 1 लाख कैपिटल लाया, 20,000 गुडविल कैश में लानी थी, नहीं लाया, 20,000 से एडजस्टमेंट एंट्री कर दी, न्यू पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। अब न्यू पार्टनर का कैपिटल बैलेंस देखें इस समय तो वो 80,000 रह गया है, और इसी क्वेश्चन में न्यू पार्टनर की कैपिटल के बेस पर ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को रीएडजस्ट करना है। तो न्यू पार्टनर की कितनी कैपिटल से टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म फाइंड करें, 1 लाख। नए पार्टनर की ओरिजिनल कैपिटल 1 लाख है तो रीएडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल भी 1 लाख से होगा, राइट है। तो इसमें क्या होगा, पुराने पार्टनर्स के साथ साथ नए पार्टनर को भी कैश लाना पड़ेगा। ध्यान रखना ऐसे ही करना। ये गुडविल की दोनों मेथड से। गुडविल कभी भी रीवैल्यूएशन में नहीं आती है। स्कैनर से बार बार मैंने अच्छे से स्ट्रेस देकर आपको क्लियर कर दिया था। पास्ट एग्जामिनेशन के क्वेश्चन 2007 से पहले उस समय की अप्रोच से सॉल्व किए थे, आज प्रेजेंट अप्रोच में कभी भी गुडविल रीवैल्यूएशन में नहीं आती। अगर मान लो पुरानी बैलेंस शीट में गुडविल दी है, एडमिशन हो या रिटायरमेंट, बिल्कुल बिंदास उस गुडविल को राइट ऑफ कर दो। ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में गुडविल राइट ऑफ होगी, मतलब पार्टनर्स कैपिटल डेबिट में आएगी, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो। ये गुडविल का ट्रीटमेंट। ठीक है, नया पार्टनर अपना खुद का बिजनेस फर्म में लाकर मर्ज कर रहा है। एक पार्टनर ए बी की फर्म में सी को एडमिशन दिया, सी का अपना खुद का ओन बिजनेस है और सी अपना बिजनेस लेकर फर्म में एंटर्ड हो रहा है। उस बिजनेस में स्टॉक है, फर्नीचर और गुडविल है, वो तीनों उसने इस फर्म में मिला दी, तो बेटा इसको परचेज गुडविल माना जाता है। अब इस सिचुएशन में सी कैपिटल कैश में नहीं ला रहा है, अपना खुद का एग्जिस्टिंग ऑन बिजनेस फर्म में लाकर मर्ज कर रहा है। तो 3 एसेट्स आई, गुडविल आई, बिल्ड स्टॉक आया, फर्नीचर आया। सीज कैपिटल अकाउंट में लिख देंगे बाय गुडविल, बाय स्टॉक, बाय फर्नीचर। बाय गुडविल लिखेंगे और ये गुडविल न्यू बैलेंस शीट एसेट्स में जाएगी। दिस कॉल्ड परचेज गुडविल। S26 के अकॉर्डिंग आप बाकी कोई गुडविल बैलेंस शीट में शो नहीं कर सकते, लेकिन परचेज गुडविल आप बैलेंस शीट में शो कर सकते। और इस गुडविल में सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कोई शेयर नहीं मिलेगा, क्योंकि नया पार्टनर अपना ऑन बिजनेस फर्म में मर्ज कर देता है, तो फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी, तो फ्यूचर में ओल्ड पार्टनर को ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो 2 बातें ध्यान रखना, इस गुडविल को परचेज गुडविल मानते हैं तो गुडविल बैलेंस शीट एसेट्स में दिखाएंगे, और इस गुडविल में सैक्रिफाइस पार्टनर को कोई शेयर नहीं मिलेगा। ओके बेटा, न्यू रेशो कैलकुलेट करना सबको बहुत अच्छे से आता है, अभी अपन कोई बात नहीं कर रहे। सैक्रिफाइसिंग रेशो, कब सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करना है, जब क्वेश्चन ने ओल्ड रेशो दिया हो, न्यू रेशो या तो क्वेश्चन ने दिया हो या आपने फाइंड किया हो, दोनों चीजें। पहला दिन जब मैंने पहली बार ये चीज पढ़ाई थी, आज अपन लास्ट डे रिवीजन में बैठे हैं, बेटा कुछ तो नॉलेज अपग्रेड होगा ना। न्यू रेशो क्वेश्चन दे या आपने फाइंड किया हो, अगर वो ओल्ड रेशो से डिफरेंट है तो एक ही कंडीशन, जब ओल्ड रेशो अलग हो, न्यू रेशो अलग हो, चाहे आप निकाल रहे हो चाहे क्वेश्चन ने दिया हो, तो उस समय सैक्रिफाइसिंग रेशो फाइंड करेंगे। ओल्ड माइनस न्यू इज इक्वल टू सैक्रिफाइसिंग रेशो। और अगर किसी पुराने पार्टनर का सैक्रिफाइसिंग रेशो माइनस में आ जाए तो गेनिंग बन जाता है। और जब किसी पुराने पार्टनर का गेनिंग शेयर आ जाए तो गेनिंग के इक्विवेलेंट वो गुडविल लाएगा। जैसे मान लीजिए एबीसी की फर्म में डी एडमिट हुआ, डी 1/6 के लिए 30,000 गुडविल ला रहा है। अब आपने एबीसी का सैक्रिफाइसिंग रेशो फाइंड किया, इसमें सी का गेनिंग आ गया, सी का गेनिंग है 1/8। अब डी 1/6 के लिए 30,000 गुडविल ला रहा है, तो सी को भी इसी के प्रोपोर्शनेट गुडविल लाना है। 1/6 के लिए 30,000 तो 1/8 के लिए कितना, ये सी का गुडविल में शेयर आ जाएगा। अब जो डी गुडविल ला रहा है 30,000, सी का जो गुडविल में शेयर आ रहा है, वो दोनों मिलाकर ए बी को डिस्ट्रीब्यूट होगी। अब सी गुडविल कैश में ला रहा है, क्वेश्चन कभी नहीं लिखेगा, तो सी की कैपिटल से कम कर लेंगे। तो इस सिचुएशन में गुडविल की एंट्री क्या होगी, कैश डेबिट टू डीज कैपिटल ओनली, क्योंकि डी कैश ला रहा है। गुडविल डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री
D's capital debit, C's capital debit to S capital to B's capital, ये गुडविल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक बेटा, रीएडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कैसे करना है? हमेशा रीएडजस्टमेंट न्यू पार्टनर की कैपिटल के बेस पर न्यू रेशो में होगा। 3 स्टेप याद रखना। पहले नए पार्टनर के शेयर इन प्रॉफिट और कैपिटल से टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म फाइंड कर लो। मान लो एबी की फॉर्म में सी एडमिट हो रहा है, सी 1/3 के लिए 30,000 कैपिटल ला रहा है, 1/3 के लिए 30,000 तो 1 के लिए कितना, 90,000 टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म आ गई। सेकेंड स्टेप न्यू रेशो फाइंड करो। मान लो न्यू रेशो आ रहा है 3:2:1, तो उस सिचुएशन में ये सेकंड पार्ट हो गया कैलकुलेशन का। अब थर्ड पार्ट, 90,000 टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म है, न्यू रेशो 3:2:1 है, 90,000 को 3:2:1 में डिवाइड कर दो, ये आ गया इनका न्यू कैपिटल। ये टू बैलेंस सीडी लिख देंगे एक लाइन खाली छोड़कर, और जो डिफरेंस पार्टनर्स कैपिटल में आ रहा है टू कैश बाय कैश। टू कैश बाय कैश तब जब क्वेश्चन साइलेंट हो, क्वेश्चन कुछ बोल दे, जैसे वो बोल दे एक्सेस ट्रांसफर टू करंट अकाउंट डेफिसिट एंटेड यूज इन कैश, तो बेटा जो कैपिटल के क्रेडिट साइड का डिफरेंस है उसको डेफिसिट बोलते हैं, और डेबिट साइड के डिफरेंस को एक्सेस बोलते हैं। तो एक्सेस करंट में ले जाना है टू करंट, डेफिसिट कैश में लाना है बाय कैश। वो बोलते हैं एक्सेस डेफिसिट बोथ आर ट्रीटेड एज करंट अकाउंट, तो क्रेडिट में है तो बाय करंट, डेबिट में है तो टू करंट। टू करंट लाइबिलिटी में जाएगा, बाय करंट एसेट्स में जाएगा। तो बेटा ये एडमिशन के गुडविल का ट्रीटमेंट और बाकी पॉइंट है। इसी में एक मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन हमने पढ़ा था। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन कब बनेगा, फिर से केयरफुल सुन लेना। क्वेश्चन पहले रिवैल्यूएशन के पॉइंट दे दे, जैसे हमने पूरे चैप्टर में तीनों सोर्सेस से पढ़े वैसे रिवैल्यूएशन के पॉइंट दिए, और फिर नीचे क्वेश्चन बोलता है इट इज डिसाइडेड बाय फॉर्म दैट वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज नॉट टू बी चेंज, नॉट टू बी अल्टर्ड। इसका मतलब यहाँ मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन बनेगा। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन कैसे बनेगा, पहले पूरा रिवैल्यूएशन बना दो, जैसा रिवैल्यूएशन बनाते हैं वैसे इफेक्ट सारे पॉइंट के दे दो। डिफरेंस आ रहा है क्रेडिट में बाय पार्टनर्स कैपिटल ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अब विदाउट टेकिंग टोटल, टोटल मत लगाना, ऐसा कैसा रिवर्स मार दो, डेबिट का क्रेडिट में, क्रेडिट का डेबिट में। तो जो बाय पार्टनर्स कैपिटल था वो टू पार्टनर्स कैपिटल बन जाएगा, इसको न्यू पार्टनर में न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये पूरा मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन है। लेकिन यहां जो लिखा इट इज डिसाइडेड बाय फॉर्म दैट वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज नॉट टू बी चेंज, ये सेंटेंस कैश और कैपिटल पर अप्लाई नहीं होता है, ध्यान रखना। ये अप्लाई होता है सिर्फ रिवैल्यूएशन वाली एसेट लायबिलिटी पर, बिल्डिंग मशीन फर्नीचर डेटर स्टॉक पर, इधर लायबिलिटी में क्रेडिटर बैंक ओडी बैंक लोन पर। बाकी कैपिटल रिजर्व और उधर कैशेड बैंक पर इसका कोई इफेक्ट नहीं होता, वो हमेशा चेंज होते हैं। ओके, ये मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन का फंडा है। और क्या बचता है, एडमिशन ऑफ पार्टनर में एक क्वेश्चन पास्ट एग्जाम्स में 3 बार आया, अपने नोट्स का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ने आपको पूरा एडमिशन वाला क्वेश्चन बना कर दिया है। ओके, 1 जनवरी 22 को नया पार्टनर एडमिट हुआ, वो सारे पॉइंट जो अपन ने बहुत अच्छे से पढ़े हुए आपको सबको अंडरस्टूड है। उसी क्वेश्चन में लिखा है 1 जनवरी 22 एडमिशन डेट है, उसी क्वेश्चन में लिखा है ऑन 31 December 22 प्रॉफिट ऑफ फ्रॉम दिस एंड पार्टनर्स ड्राइंग वर्क। इस क्वेश्चन में पहले 1 जनवरी 22 एडमिशन के डेटा हैं, फिर ईयर एंडिंग डेट 31 December 22 का प्रॉफिट और ड्राइंग दिया है। ये क्वेश्चन 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, एक एडमिशन डेट 1 जनवरी 22, एक ईयर एंडिंग डेट प्रॉफिट एंड लॉस और ड्राइंग। ये प्रॉफिट एडमिशन से 1 साल बाद का है, तो न्यू पार्टनर को मिलाकर सभी पार्टनर्स में न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब यहां पर आपको क्वेश्चन में 2 कैपिटल अकाउंट अलग बनाने, एक 1 जनवरी 22 का जिसमें प्रॉफिट और ड्राइंग नहीं आएगा, जैसे एडमिशन के बाकी सारे क्वेश्चन में एडजस्टमेंट किए बिल्कुल वैसा ही, और फिर दूसरा कैपिटल अकाउंट 31 December 22 का जिसमें 1 जनवरी 22 का टू बैलेंस सीडी बाय बैलेंस बीडी हो जाएगा, और वहां आएगा बाय पी एंड एल टू ड्राइंग देन टू बैलेंस सीडी। ये क्वेश्चन अच्छे से रिकॉल कर लेना, कभी भी इस कैपिटल को मिक्स मत कर देना। पहले ओपनिंग डेट का कैपिटल अकाउंट जिसमें एडमिशन डेट के सारे एडजस्टमेंट आएंगे, और फिर 31 दिसंबर का कैपिटल अकाउंट अलग
जिसमें बाय P&L 2 ड्रॉइंग आएगा। अब इस प्रॉफिट के डबल इफेक्ट क्या होते हैं, पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट में और कैश अकाउंट के डेबिट में। प्रॉफिट कैश में माना जाएगा हमेशा, ड्रॉइंग कैपिटल अकाउंट में डेबिट में, कैश अकाउंट के क्रेडिट में, ठीक है। और फिर इसमें बैलेंस शीट बनेगी। बैलेंस शीट एडमिशन डेट की पूछा है तो अलग, और 31 दिसंबर 22 की पूछी है तो अलग। ये बाकी चीजें आप ध्यान रखना, बस मैंने क्वेश्चन रिकॉल करवा दिया। ओके, बस बेटा इससे एडमिशन में इससे ज्यादा पॉइंट नहीं है। अब रिटायरमेंट का तो बेसिक भी क्लियर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो चीजें बहुत अंडरस्टूड है। रिटायरमेंट में गुडविल का ट्रीटमेंट सिर्फ एक मेथड से होता है, वन एंड ओनली मेथड, चाहे स्कैनर के क्वेश्चन, चाहे मॉड्यूल के क्वेश्चन, चाहे नोट्स के, तीनों एक ही सिस्टम पर सॉल्व हो रहे हैं। क्या, एडजस्टमेंट एंट्री ऑफ गुडविल। रिटायर पार्टनर जा रहा है तो रिटायर पार्टनर को उसका गुडविल में शेयर दे देंगे, ओके। और रिटायर पार्टनर को गुडविल में शेयर दिया तो रिटायर पार्टनर क्रेडिट हो जाएगा और रिमेनिंग पार्टनर्स डेबिट हो जाएंगे। तो क्या एंट्री हो जाएगी, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल। इसको ऐसा भी याद रखो कि जो गेनिंग पार्टनर है वो डेबिट होंगे और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट होंगे। तो मे बी पॉसिबल कि रिटायरिंग पार्टनर के साथ साथ एक कंटेनिंग पार्टनर भी गेनिंग कर रहा है। और ये पॉइंट आपको स्पेशली याद करना है, एडमिशन कम रिटायरमेंट वाले क्वेश्चन में अप्लाई हुआ था, जो फॉर्चुनेटली सेकंड मॉक टेस्ट में 90% बच्चों ने करेक्ट किया है, ठीक है। तो दोनों ऑप्शन आप याद रखो। यहां पर एंट्री क्या होगी, रिटायरिंग पार्टनर क्रेडिट के साथ साथ सैक्रिफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट होते हैं और रिमेनिंग पार्टनर के साथ साथ गेनिंग पार्टनर डेबिट होते हैं। दोनों लैंग्वेज में एंट्री याद रखना है। किस रेशो में, गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो कब निकालना है, वही सिचुएशन जब क्वेश्चन ने ओल्ड रेशो न्यू रेशो दोनों दिया हो और दोनों डिफरेंट हो, तो फॉर्मूला न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो इज इक्वल टू गेनिंग रेशो। और अगर गेनिंग रेशो माइनस में आ गया तो सैक्रिफाइसिंग रेशो बन जाएगा। ओके बेटा, चलो इसके बाद न्यू रेशो हमेशा क्वेश्चन देगा, और अगर नहीं दिया है तो जो जा रहा है उसका शेयर हटा दो, रिमेनिंग पार्टनर्स का रिमेनिंग रेशो। ये पूरा पॉइंट है आपका। और क्या बनता है रिटायरमेंट में, रिटायरमेंट में जेएलपी का ट्रीटमेंट। रिटायरमेंट में जेएलपी का ट्रीटमेंट बता रहा हूं। अगर आपके क्वेश्चन ने बैलेंस शीट में जेएलपी दिया है तो ध्यान रखना बेटा, डेथ हो या रिटायरमेंट, बैलेंस शीट में एसेट साइड में जेएलपी दिए मतलब जेएलपी की सरेंडर वैल्यू, ठीक है। अब आपको नीचे बोल दिया है, सपोज जेएलपी बैलेंस शीट एसेट्स में दी हुई है 30,000 और नीचे बोलता है सरेंडर वैल्यू ऑफ जेएलपी इज 40,000, मतलब आपको 30 की वैल्यू को बढ़ाकर 40 करना है। तो 10,000 से जो जेएलपी बढ़ानी है वो आप रीवैल्यूएशन क्रेडिट में लिख दो या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिख दो, दोनों परमिटेड है, ठीक है। और अगर आपको नीचे बोल दिया ऊपर वैल्यू 30,000 हो, नीचे बोल दिया वैल्यू ऑफ जेएलपी इज ओनली 25,000, तो 5,000 रीवैल्यूएशन डेबिट या कैपिटल डेबिट। क्लियर। मान लो कुछ भी नहीं बोल रहा है तो जो 30,000 ऊपर बैलेंस शीट में जेएलपी की सरेंडर वैल्यू है वही सरेंडर वैल्यू इफेक्ट हो चुकी है और अब आपको जेएलपी का कोई ट्रीटमेंट नहीं करना है रिटायरमेंट के केस में। हो गया। दूसरा ऑप्शन, सरेंडर वैल्यू बैलेंस शीट एसेट्स में नहीं दी है, मतलब अपीयर नहीं है, और वो कहता है एबीसी की फर्म से सी रिटायर हो रहा है और यार रिटायरमेंट डेट पर सरेंडर वैल्यू 30,000 है, तो सरेंडर वैल्यू तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। दो ऑप्शन है बेटा, सरेंडर वैल्यू अपीयर है तो कोई ट्रीटमेंट मत करना, और अगर सरेंडर वैल्यू अपीयर नहीं है तो सरेंडर वैल्यू पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना, ठीक है। बस अगर सरेंडर वैल्यू दी है और नीचे एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग वो बढ़ रही है कम हो रही है तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग का डिफरेंस रिवैल्यूएशन में आ जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल में लिखो, रिवैल्यूएशन में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये रिटायरमेंट का जेएलपी ट्रीटमेंट। बस इसी के बाद एक और चीज ध्यान रखना, रिटायरमेंट चैप्टर में केयरफुली रिटायरमेंट डेट और बैलेंस शीट डेट कंपेयर कर लेना। 31 दिसंबर 22 को पार्टनर रिटायर हो रहा है और 1 जनवरी को 31 दिसंबर 22 को बैलेंस शीट दी और 1 जनवरी 23 पार्टनर रिटायर हो रहा है, सेम डेट मानना है। 31 दिसंबर को रिटायर हो, 1 जनवरी को रिटायर हो, सेम डेट। लेकिन क्वेश्चन ने बोला है 31 दिसंबर 21 बैलेंस शीट डेट है और बोलता है 1 जुलाई 22 को पार्टनर रिटायर हुआ है, तो 6 महीने वो कंटिन्यू रहा,
6 महीने के प्रॉफिट में उसको शेयर देना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इंस्ट्रक्शन, लास्ट ईयर के बेस पर या लास्ट 2 ईयर के बेस पर या लास्ट 3 ईयर के बेस पर। तो ये 6 महीने का उसके प्रॉफिट में शेयर दे दिया, किस नाम से, पी एंड एल सस्पेंस। रिटायर पार्टनर के क्रेडिट में बाय पी एंड एल सस्पेंस और बैलेंस शीट की एसेट साइड में पी एंड एल सस्पेंस। ठीक है, एज सच रिटायरमेंट में और कोई पॉइंट नहीं बनता है। अब डेथ ऑफ पार्टनर, बाकी सारे पॉइंट डेथ ऑफ पार्टनर में वही लगेंगे। ट्रीटमेंट ऑफ जेएलपी एक बार फिर देख लें, जेएलपी ज्वाइंटली, ठीक है ना। क्वेश्चन ने आपको जेएलपी की अमाउंट दी है, पॉलिसी अमाउंट दिया हुआ है, अब सरेंडर वैल्यू दी हुई है, दो ऑप्शन, सरेंडर वैल्यू अपीयर है या नहीं है। डेथ का केस पढ़ रहे हैं, अच्छे से सुनना। डेथ के केस में जेएलपी का ट्रीटमेंट, सरेंडर वैल्यू बुक्स में अपीयर है तो बेटा पॉलिसी अमाउंट में से सरेंडर वैल्यू लेस करके रिमेनिंग अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर दो। यदि सरेंडर वैल्यू अपीयर है तो रिटायरमेंट में जेएलपी का कुछ नहीं करना, डेथ के केस में पॉलिसी अमाउंट से सरेंडर वैल्यू लेस करके रिमेनिंग अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर देना। हो गया क्लियर। सरेंडर वैल्यू नॉट अपीयर, अपीयर नहीं है तो क्या करेंगे, डेथ के केस में जेएलपी की पूरी अमाउंट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। ठीक है, सरेंडर वैल्यू अपीयर नहीं है, रिटायरमेंट के केस में पार्टनर रिटायर हो रहा है तब सरेंडर वैल्यू डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और डेथ के केस में, ठीक है ना, पॉलिसी की पूरी अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये पॉइंट है आपका। सेपरेट जेएलपी, सेपरेट जेएलपी डेथ के केस में रिमेनिंग पार्टनर की सरेंडर वैल्यू, डाइट पार्टनर की पॉलिसी अमाउंट, इन तीनों का टोटल लगाएंगे और इन तीनों के टोटल में डाइट पार्टनर का जो शेयर बन रहा है वो उसको दे देंगे। ठीक है ना। अब आपके अभी एमटीपी आरटीपी में क्वेश्चन आया, वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूं। सबको इंडिविजुअल में बता चुका हूं, 3 पार्टनर के नाम एग्जैक्टली याद नहीं है मुझे, एक सेम है, एक कोई दूसरा और एक समीर है। 25,000 25,000 और 10,000 पॉलिसी की अमाउंट बैलेंस शीट एसेट साइड में दी है। अब 3 नाम से 3 अमाउंट दी है, मतलब अंडरस्टूड है सेपरेट पॉलिसीज है। नीचे वो लिख रहा है वैल्यू ऑफ पॉलिसी शोन इन बैलेंस शीट रिप्रेजेंट 10% ऑफ पॉलिसी अमाउंट। वो जो पॉलिसी की अमाउंट बैलेंस शीट एसेट्स में दी है वो पॉलिसी अमाउंट का 10% है, मतलब पॉलिसी अमाउंट उससे 10 टाइम्स है। तो 25,000 का 10 टाइम 2,50,000, 25,000 का 10 टाइम 2,50,000 और 1 लाख का 10 टाइम्स, सॉरी 10,000 का 10 टाइम्स 1 लाख। तो पॉलिसी अमाउंट रेस्पेक्टिवली तीनों की हो गई 2.5 लाख, 2.5 लाख और 1 लाख, है ना। अब डेथ के केस में, डेथ का केस है वो लिख रहा है समीर डाइट, तो बेटा यहां क्या है, सरेंडर वैल्यू बैलेंस शीट एसेट्स में अपीयर है, मतलब सेम का 25,000, दूसरे पार्टनर का 25,000 और समीर का 10,000, तीनों पार्टनर में ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। अब समीर की पॉलिसी अमाउंट है 1 लाख, ओके, 1 लाख में से 10,000 डिस्ट्रीब्यूट हो गया और साथ ही दूसरे की सरेंडर वैल्यू डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है। तो बेटा 1 लाख में से 10,000 लेस करके सिर्फ 90,000 तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा। बेटा इतने नए नए पॉइंट बनाकर क्वेश्चन बना रहे हैं कि हम चाहकर भी उनको क्लास में एक साथ समेट नहीं सकते। इसलिए ये जो नया पॉइंट आया है वो अच्छे से समझ लो। सरेंडर वैल्यू ऑलरेडी अपीयर है, किस केस में, सेपरेट पॉलिसी के केस में, तो सरेंडर वैल्यू का कोई ट्रीटमेंट नहीं करना। इवन डाइट पार्टनर की पॉलिसी अमाउंट में से भी सरेंडर वैल्यू लेस कर देंगे और रिमेनिंग अमाउंट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ट्रीटमेंट हो जाएगा। ठीक बेटा, ये पूरा पार्टनरशिप है जो हमने यहाँ पर कवर कर ली। ठीक, अब अपन 2-3 छोटे चैप्टर्स और कंपनी की बात करते हैं। ठीक बेटा।